नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन शुक्ल फिर हाजिर हूँ एक बेहद दर्दनाक और एक दिल दहला देने वाली क्राइम स्टोरी के साथ। मित्रों, कभी किसी माँ बाप ने ऐसा नहीं सोचा होगा कि उन्होंने अपनी जिस बेटी को इतने लाड़ प्यार से पाला था, एक दिन वही बेटी किसी एक अनजान व्यक्ति के चक्कर में पूरे परिवार की इतनी बड़ी दुश्मन बन बैठेगी कि वो अपने हाथों से पूरे परिवार को खत्म कर देगी। दोस्तों, ये कहानी शबनम नाम की एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसकी पूरी घटना जानने के बाद उस गांव में और आसपास के गांव के लोगों ने आज तक अपने घर की किसी लड़की का नाम शबनम नहीं रखा। उत्तर प्रदेश का एक जिला अमरोहा और उस जिले का बावनखेड़ी गांव, इसी गांव में एक बेहद रसूखदार व्यक्ति शौकत अली साहब रहते थे। मित्रों, शौकत अली साहब के परिवार में उनका बड़ा बेटा एमबीए और दूसरा बेटा इंजीनियर था। शौकत साहब पेशे से लेक्चरर थे। घर की बड़ी बेटी शबनम इंग्लिश और भूगोल से डबल एमए थी। पूरा घर पढ़ा लिखा था मित्रों, और यही वजह थी कि उस पूरे गांव में शौकत साहब और उनके परिवार की बड़ी इज्जत थी। शबनम शुरू से पढ़ने में अच्छी थी और काफी नेक दिल लड़की थी। उसने कई गरीब लड़के लड़कियों की मदद भी की थी। उनकी स्कूल की फीस भर देती थी और कुछ मदद कर देती थी। तो शबनम की अपनी एक अलग पहचान थी, अलग इमेज थी। और शबनम भी डबल एमए करने के बाद एक स्कूल में इंग्लिश टीचर हो गई। इसी दौरान बावनखेड़ी गांव के ही एक लड़के सलीम से शबनम को प्यार हो गया। मित्रों, सलीम बेहद गरीब परिवार से था। अब कुछ दिनों तक ये पूरा मामला चोरी चोरी चलता रहा, लेकिन ऊंट की चोरी झुके झुके कब तक होगी मित्रों। और ये कहते हैं कि प्यार छुपाए तो छुपता नहीं। तो एक दिन मित्रों, शबनम के घर वालों को इस पूरी बात की भनक लग जाती है। घर वाले शबनम पर बहुत नाराज होते हैं। हालांकि शबनम ने उन्हें काफी समझाने की कोशिश की और शबनम ने उन्हें बहुत समझाया कि सलीम बहुत अच्छा लड़का है, गरीब है लेकिन लड़का अच्छा है। लेकिन घर वालों ने शबनम की एक नहीं सुनी और साफ साफ शबनम से कह दिया कि यह रिश्ता बिल्कुल बेमेल है, किसी तरीके से यह संबंध उचित नहीं है, लिहाजा तुम सलीम से मिलना जुलना बंद कर दो। तुम्हारी और सलीम की शादी कभी हो ही नहीं सकती है, इसलिए तुम इस रिश्ते से दूर हो जाओ। लेकिन वो कहते हैं ना मित्रों कि प्यार तो अंधा होता है। ये बात आप सबने सुनी होगी। तो बिना घर परिवार समाज की परवाह किए बिना शबनम और सलीम का प्यार परवान चढ़ता रहा मित्रों। इन दोनों को लग रहा था कि देर सवेर ही सही, लेकिन घर वाले इनके प्यार को स्वीकार कर लेंगे और इनकी शादी हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया मित्रों, और शबनम के घर वाले इस रिश्ते के लिए कतई तैयार नहीं हुए। तभी मित्रों 14 अप्रैल 2008 की वो काली रात आ जाती है, जिस दिन एक ऐसी घटना घटती है जिसने पूरे प्रदेश में खलबली मचाकर रख दी। सारे लोग स्तब्ध थे। दरअसल मित्रों, 14 अप्रैल की रात शबनम का एक पड़ोसी पुलिस को फोन करके सूचना देता है कि उसके घर के सामने वाले घर पर कई लाशें पड़ी हुई हैं। यह मामला मित्रों हसनपुर थाना क्षेत्र का था। आनन फानन में पुलिस मौकाए वारदात पर पहुंचती है तो पुलिस भी वहां का मंजर देखकर बहुत हैरान हो जाती है मित्रों। चारों तरफ लाशें बिखरी पड़ी थी और यह घर था बावनखेड़ी गांव के सबसे इज्जतदार व्यक्ति शौकत अली का, जिसके अंदर 7 लाशें पड़ी हुई थी मित्रों, जिनकी बेहद निर्मम तरीके से हत्या की गई थी।
इन लाशों में शबनम के मम्मी पापा, शबनम के दोनों भाई, एक भाभी और एक मौसी की लड़की, और जो सातवीं लाश पड़ी थी वो थी मित्रों एक 11 महीने के मासूम शबनम के भतीजे की। इन 7 लोगों की लाशें उस पूरे घर में बिखरी पड़ी हुई थी मित्रों, और इन सबको कुल्हाड़ी से मारा गया था, काटा गया था। और इस पूरे परिवार में केवल एक ही सदस्य जीवित था, और वो थी शबनम, जो एक किनारे घर के एक कोने पर बैठी हुई बेतहाशा रो रही थी, बदहवास पड़ी थी, रो रही थी। पुलिस ने आनन फानन में सभी लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इतनी बड़ी घटना के बाद इलाके में एक दहशत सी फैल गई मित्रों। शबनम की हालत बहुत खराब थी, उसकी स्थिति कुछ पूछने लायक नहीं थी। खैर, पुलिस शबनम से थोड़ी बहुत पूछताछ करती है तो शबनम बताती है कि छत से कुछ बदमाश घर में घुस आए थे और उन्होंने पूरे परिवार को खत्म कर दिया। मित्रों, इतनी बड़ी घटना के बाद सभी लोगों की सहानुभूति शबनम के साथ थी। सुबह होती है और ये खबर चारों तरफ आग की तरह फैल जाती है। मामला इतना तूल पकड़ लेता है मित्रों की जगह जगह धरना प्रदर्शन, पुलिस और सरकार के खिलाफ नारेबाजी होने लगती है और पब्लिक का आक्रोश पुलिस वालों पर और सरकार पर फूट पड़ता है। मीडिया से होता हुआ आखिरकार यह मामला मित्रों लखनऊ तक पहुंचता है और उस समय उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती जी तुरंत इस मामले का संज्ञान लेती हैं और अमरोहा पहुंच जाती हैं और तत्काल उस थाने के एसएचओ साहब का तबादला कर देती हैं। मायावती जी स्वयं शबनम से मिलती हैं, उसे दिलासा देती हैं और 5 लाख रुपए आर्थिक मदद देने का ऐलान करती हैं। खैर मित्रों, पुलिस ने घर की जांच पड़ताल शुरू की, सबूत इकट्ठे करना शुरू किया। तभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखकर पुलिस जैसे चौंक सी गई मित्रों। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह लिखा था कि मरने वाले 7 लोगों में से किसी की भी हमलावर से कोई हाथापाई नहीं हुई, किसी ने अपने बचाव का प्रयास नहीं किया। और मित्रों, इससे भी बड़ी एक बात पोस्टमार्टम में थी, रिपोर्ट में थी कि इन सब लोगों को कोई न कोई पॉइजन दिया गया था। तो अब मित्रों, एक बात तो साफ थी कि अगर बदमाश छत से घर के अंदर गए थे तो इस तरीके की तो कोई लूट होती नहीं कि बदमाश पहले अपने साथ जहर लेकर आए, फिर उस घर में बैठकर उन्हें किसी पदार्थ में मिलाकर चुपचाप उन्हें जहर खिलाएं, फिर उनके बेहोश होने का इंतजार करें और फिर उनका कत्ल करके चले जाएं। तो ये बिल्कुल साफ जाहिर हो रहा था कि इस पूरे मामले में किसी न किसी अंदर के व्यक्ति की भूमिका है। तो फिर मित्रों, सुई सीधे शबनम की तरफ आकर रुक जाती है। अब पुलिस की नजर शबनम के पहले बयान पर गई जिसमें उसने कहा था कि बदमाश छत से आए थे। तो मित्रों, पुलिस ने जांच पड़ताल के दौरान और पड़ोसियों से पूछताछ के दौरान यह पाया कि छत का दरवाजा तो अंदर से बंद था, तो फिर बदमाश भागे कहां से, आए कहां से? और साथ साथ कत्ल होने के बाद ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसको छत का दरवाजा बंद करने की जल्दी थी? सारा मामला छोड़कर सब परेशान हो गए होंगे ये घटना सुनकर। छत का दरवाजा बंद करने कौन गया होगा? दूसरी बात यह थी मित्रों कि मेन गेट का दरवाजा बहुत मजबूत दरवाजा था और न उसमें कोई तोड़फोड़ के निशान थे, न उसमें कोई फोर्सफुल एंट्री के निशान थे। दरवाजा जस का तस बिल्कुल साफ सुथरा था। और दीवार से अगर कहीं कूदने फादने की बात हो मित्रों, तो उस घर की दीवार जमीन से 14 फीट ऊंची थी। बिना सीढ़ी या बिना किसी साधन के कोई उस दीवार को फांद ही नहीं सकता था।
तो फिर आखिर ये सारे लोग कैसे वहां पहुंचे, वारदात करने वाला लोग वहां कैसे पहुंचे और कैसे बाहर निकल गए। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह थी मित्रों कि अगर उन्हें सब लोगों को पॉइजन दिया गया था और सबने वो खाना खाया, वो पेय पदार्थ पिया होगा या जो भी रहा, तो फिर शबनम ने वो चीज क्यों नहीं खाई? शबनम कैसे बच गई? शबनम पर किसी ने हमला क्यों नहीं किया? अब मित्रों ये सब बातें सोचकर शबनम पर पुलिस का शक और गहराया। अब पुलिस ने शबनम की कॉल डिटेल खंगालनी शुरू की तो पता चला कि वारदात वाले दिन शबनम ने सलीम को 55 कॉल किए थे। कत्ल होने के 5 मिनट पहले और कत्ल होने से 10 मिनट बाद 2 अंतिम कॉलें शबनम ने सलीम को की थी। इधर रोते रोते शबनम की कुछ तबीयत बिगड़ी तो मित्रों आनन फानन में शबनम को डॉक्टर को दिखाया गया तो पता चला कि शबनम प्रेग्नेंट है। उसकी कोख में 7 महीने का बच्चा पल रहा है। इधर कॉल डिटेल और पड़ोसियों के पूछताछ से पुलिस को शबनम और सलीम के रिश्ते की जानकारी हो ही गई थी। अब पुलिस ने मित्रों बिना कोई देरी किए आनन फानन में सलीम को अरेस्ट कर लिया और थोड़ी नानुकुर के बाद जब पुलिस ने अपने ढंग से पूछताछ शुरू की तो सलीम टूट गया और सलीम ने पुलिस को पूरी वारदात की कहानी तोते की तरह बतानी शुरू कर दी। सलीम ने बताया मित्रों कि शबनम के घर वाले उनके रिश्ते से खुश नहीं थे, उस रिश्ते के खिलाफ थे और कोई दूसरा रास्ता बचा नहीं था उन लोगों के पास। इसलिए सलीम ने कहा कि हम लोगों ने ऐसा फैसला लिया कि हम सबको खत्म कर देंगे। मैंने शबनम को जहर लाकर दिया। उस रात खाने के बाद शबनम ने चाय में जहर मिलाकर सबको पिला दिया और सबके बेहोश हो जाने के बाद शबनम ने सलीम को फोन करके बुलाया और सामने का दरवाजा खोलकर अंदर कर लिया और फिर सलीम ने 6 लोगों की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। इस पूरी घटना में शबनम सलीम के साथ अपने घर वालों का कत्ल करवाती रही अपनी आंखों के सामने मित्रों। फिर सलीम को सुरक्षित उसने बाहर निकाल दिया। जब इनको लगा कि ये सारे लोग खत्म हो चुके हैं, सब मर चुके हैं, तो शबनम ने सलीम को चुपचाप बाहर निकाल दिया। सलीम के जाने के बाद मित्रों शबनम ने फिर सलीम को फोन किया और कारण यह था कि एक 11 महीने का भतीजा सलीम के जाने के बाद जोर जोर से रोने लगा। अब शबनम को लगा कि ये तो बच गया, तो शबनम ने सलीम को फिर फोन किया कि तुम वापस आ जाओ, अभी ये बच गया है, इसको भी मारना है। लेकिन मित्रों सलीम ने इस बार शबनम को मना कर दिया कि नहीं, अब मैं वापस नहीं आऊंगा और वो 11 साल का बच्चा तो ये है, उसे तुम मार दो। तो मित्रों उस बेरहम शबनम ने उस 11 महीने के बच्चे की गला दबाकर हत्या कर दी और उस बच्चे का तब तक गला दबाती रही जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। इसके बाद शबनम दरवाजा बंद कर दहाड़े मारकर चिल्लाने लगी, रोने लगी, जिसकी आवाज सुनकर पास पड़ोसी सब भाग कर आए और फिर उसी वक्त किसी पड़ोसी ने पुलिस को फोन करके बुलाया। अब सलीम के कबूलनामे के बाद मित्रों पुलिस ने शबनम को भी गिरफ्तार कर लिया और शबनम को सलीम के सामने बैठाला। पहले तो शबनम इधर उधर इनकार करती रही, लेकिन तभी सलीम ने शबनम को बताया कि मैंने पुलिस को सब कुछ साफ साफ बता दिया है, अब कोई फायदा नहीं है, जो भी सच्चाई है वो पुलिस को पता है। इसके बाद शबनम ने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया। सारे सबूत थे, मामला कोर्ट पहुंचा और शायद ये अपनी तरीके का पहला केस होगा मित्रों जिसमें जज ने जांच टीम की तारीफ की, वरना पुलिस और जांच टीमों को अक्सर कोर्ट में फटकार ही लगती है। इसके बाद लोअर कोर्ट ने शबनम और सलीम दोनों को फांसी की सजा सुनाई मित्रों। मामला हाई कोर्ट पहुंचा और इसी दौरान जेल में ही शबनम ने एक बेटे को जन्म दिया जो 7 सालों तक जेल में ही शबनम के साथ रहा।
इधर हाई कोर्ट ने भी इन दोनों की फांसी की सजा को बरकरार रखा। फिर इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकी सजा कम करने से मना कर दिया और इनकी फांसी की सजा बरकरार रखी। सुप्रीम कोर्ट ने मई 2015 में इनकी अपील खारिज करके सीधे डेथ वारंट जारी कर दिया मित्रों। लेकिन इस डेथ वारंट में एक टेक्निकल फॉल्ट थी कि उस डेथ वारंट में फांसी का समय और स्थान निर्धारित नहीं था और इसी का फायदा इन दोनों को मिला और फिर इन दोनों लोगों ने राष्ट्रपति और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल के पास मर्सी पिटीशन दाखिल की। लेकिन इनकी मर्सी पिटीशन भी राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया मित्रों। फिर इन्होंने 2015 में एक रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया और उसमें इन्होंने कहा कि शबनम ने कहा कि मेरा एक बच्चा है जो अब 12-14 साल का हो गया है, जिसका मेरे अलावा इस दुनिया में कोई और नहीं है, और अब अगर मुझे फांसी की सजा दी जाती है तो मेरा बच्चा अनाथ हो जाएगा, लिहाजा मुझ पर रहम की जाए। और वो रिव्यू पिटीशन अभी सुप्रीम कोर्ट में पड़ी है मित्रों। देखिए अब इस रिव्यू पिटीशन पर क्या फैसला होगा। लेकिन अगर शबनम की फांसी बरकरार रखी जाती है तो यह भारत के इतिहास का पहला ऐसा मामला होगा मित्रों जब किसी महिला को फांसी की सजा दी जाएगी। कॉलेज के दिनों में शबनम का एक दोस्त था जिसकी शबनम बहुत मदद करती थी। वो दोस्त शबनम को बहन की तरीके मानता था क्योंकि शबनम वो गरीब था दोस्त, तो शबनम उसकी फीस भर दिया करती थी, उसकी और मदद कर दिया करती थी। तो वो लड़का शबनम के एहसान के बदले शबनम के बच्चे को गोद लेना चाहते थे। उनको लग रहा था कि शबनम ऐसी लड़की नहीं है, परिस्थिति बस उसने ऐसा कर दिया, वरना वो तो सबकी मदद करती थी। तो इसी बहाने वो शबनम का एहसान भी चुकाना चाहते थे और वो चाहते थे कि वो शबनम के लड़के का पालन पोषण करे। लेकिन पहले तो शबनम ने मना कर दिया। लेकिन मित्रों जब फांसी की सजा हो गई तो शबनम ने उसे बुलाकर अपने बच्चे को सौंप दिया। लेकिन उस वक्त शबनम ने बच्चे को देते वक्त 2 शर्तें रखी कि पहली चीज तो आप इसका नाम बदल देना, नाम इसका कुछ ऐसा ना हो जिससे इससे कोई जानकारी मिल सके, और दूसरा इसे उस गांव कभी मत लेके जाना और इसको किसी चीज की जानकारी ना होने पाए। मित्रों उन्होंने शबनम के बेटे की बहुत अच्छी अपने बच्चे की तरीके परवरिश की और आज तक उन्होंने शबनम के बेटे को इस पूरी सच्चाई के बारे में कुछ नहीं बताया है। अब इस समय शबनम बरेली जेल में और सलीम प्रयागराज की नैनी जेल में है मित्रों। अब आगे क्या फैसला होता है ये तो वक्त ही बताएगा मित्रों और इस केस की प्रोग्रेस बताएगी। लेकिन ये थी मित्रों सलीम के प्यार में पागल उस शबनम की जिसने जन्म से लेकर इस उम्र तक जिसने पाला उसी के लिए काल बन गई और सिर्फ अपने इश्क के जुनून में, सलीम से शादी करने के जुनून में इस शबनम नाम की लड़की ने अपने पूरे परिवार को खत्म कर दिया। ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती भी है मित्रों। हम सबको भी ऐसी कहानियों से कुछ न कुछ सबक जरूर लेना चाहिए। तो ये थी मित्रों आज के शबनम और सलीम के इश्क की सच्ची कहानी। ये कहानी अगर आप सबको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।